आज है 9 मार्च 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली द हिंदू और उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और जितने भी न्यूज़पेपर्स आते हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी ऐसी न्यूज़ ना हो जो हमें ना पता हो। ठीक है, और उसके साथ साथ हम डेली 20 क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं। तो आई होप कि आप सभी लोग एनालिसिस को भी देखते हो और उसके बाद क्वेश्चंस को भी लगाते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। जो पहली न्यूज़ हमारे द हिंदू में देखने को मिलती है, तो देखो कन्विक्शन कैन बी, देखो एक्चुअल में है क्या समझना। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर कि जब कोई किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल में होता है, फिर उससे पूछा जाता है कि बताओ तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ, किसने किया, तो ऐसे इशारा करके बता देता है कि ऐसे इशारा किया उसने और उसकी डेथ हो गई। मतलब क्या हुआ कि वहां खड़े 4-5 लोगों में से उसने किसी एक को सस्पेक्ट कर दिया कि हाँ इसकी वजह से मेरी मौत हुई है, इसकी वजह से मेरी डेथ हुई है। तो वो क्या हो गया, तो एक्चुअल में वो क्या हो गया कि जो पर्सन जिसकी डेथ हो रही है, जो डाइंग पर्सन है, उसकी जो स्टेटमेंट है उसको क्या माना गया, डाइंग डिक्लेरेशन। तो आज आपने देखा होगा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही इसको कह सकता हूं कि अप्रूव माना, इसको बहुत अच्छा माना कि अगर कोई पर्सन डाइंग है और अगर वो कोई डिक्लेरेशन देता है तो उसके डाइंग डिक्लेरेशन को याद रखना एक सॉलिड प्रूफ माना जाएगा। क्या माना जाएगा, सॉलिड प्रूफ। सॉलिड प्रूफ का मतलब क्या है कि अगर उस पर्सन ने किसी की तरफ इशारा किया, किसी का नाम लिया, ठीक है, या उसने कुछ भी किया, क्योंकि देखो एक बात होती है कि जो डाइंग पर्सन होता है ना वो कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि उसको झूठ बोलकर कुछ मिलने वाला भी नहीं है, तो वो जो भी बोल रहा होगा सच बोल रहा होगा। तो बस इतनी सी बात है। आपने एक नाम सुना होगा एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया, एविडेंस एक्ट ऑफ इंडिया जो कि पास होता है कब, 1872 के अंदर। शायद आपने अभी पढ़ा होगा कि हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है या जो हमारा लीगल सिस्टम, उसके अंदर जो एक्ट वगैरह पास हुए थे उनके नाम बदल दिए गए हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि हमारा एविडेंस एक्ट, इसको क्या कह दिया, भारतीय साक्ष्य बिल कह दिया गया, ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, ठीक है। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये जो रूल है 1872, इसके अंदर भी अब क्या कह दिया गया कि जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसको सॉलिड प्रूफ माना जाएगा। मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो समझना, 2007 में हुआ क्या था हैदराबाद के अंदर क्या हुआ कि कुछ पुलिस वालों ने किसी एक जर्नलिस्ट था, है ना, वो जेल में था, तो हुआ क्या कि उसको गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उसके ऊपर डालकर उसको जिंदा जला दिया, और जब जिंदा जला दिया तो वो चला गया हॉस्पिटल में। तब उसने जस्ट डाइंग डिक्लेरेशन दी थी, उसके बाद क्या हुआ था, उन पुलिस वालों को अरेस्ट कर लिया गया था। तो जो डाइंग डिक्लेरेशन है एक्चुअली बस इतना समझना कि इसको सॉलिड प्रूफ माना गया है, यानी कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप जानते ही हो, आजकल बहुत न्यूज में रहता है, जैसे कल परसों आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले केस में भी कहा गया था, ठीक है। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन कब हुई थी, क्योंकि एग्जाम में आपसे इसकी हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन पूछेगा। तो अगर मैं ज्योग्राफी की बात कर लूं सबसे पहले, तो सुप्रीम कोर्ट कहां पे है, तो याद रखना न्यू दिल्ली। और ये ऐसा नहीं है कि इसको चेंज किया जा सकता है, याद रखना एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 130, ये स्टेट करता है कि जो हमारा सुपीरियर या सुप्रीम कोर्ट होगा वो कहां पर होगा, सिर्फ दिल्ली में ही होगा, आर्टिकल 130 में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ याद रखना हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो लैंग्वेज चलती है वो लैंग्वेज कौन सी चलती है, तो इंग्लिश चलती है ओनली। इस बात को भी याद रखना। इसका भी एक आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 348। हमारा आर्टिकल 348 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड है। अगर मैं हाई कोर्ट की बात करता हूं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करता हूं, अगर मैं सेशन कोर्ट की बात करता हूं, तो वहां पर एक तो इंग्लिश होगी, उसके साथ साथ हिंदी होगी। और हिंदी का मतलब क्या होता है, उस स्टेट का गवर्नर जो उस स्टेट की लैंग्वेज को मानना चाहे उसको हिंदी कंसिडर कर लिया जाएगा। यानी हमारा जो शेड्यूल नंबर 8 है, उस शेड्यूल नंबर 8 में जितनी 22 लैंग्वेज हैं, उन 22 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज को क्या मान लिया जाएगा, हिंदी मान लिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि कोई स्टेट है उसमें बहुत ही लोकल लेवल पर किसी की भैंस चोरी हो गई, ठीक है, किसी की भैंस को किसी ने किडनैप कर लिया, मतलब उसको उठा लिया और बदले में पैसे मांग रहा है, ठीक है, ऐसे सीन देखने को मिलते हैं बहुत सी जगह पर। अब क्या हुआ, वो कोर्ट में जाएगा तो वो तो ना तो इंग्लिश समझ सकता, ना उसको हिंदी आती है, तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलेगा, वो वही लैंग्वेज बोलेगा जो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी। तो ये हाई कोर्ट,
सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रोविजन है, लेकिन आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो लैंग्वेज आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछे सुप्रीम कोर्ट कब बना था तो थोड़ा सा ध्यान रखना, बार बार न्यूज में बना रहता है, मैं आपसे एक बार डिस्कस कर लेता हूं हल्का सा। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कब बना था, 1774 में, जब पहली बार रेगुलेशन एक्ट आया था 1773। तो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 से 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है, याद रखना। वो कहां बना था, कोलकाता, ठीक है। उसके बाद कब बना दोबारा से, तो दोबारा से इसकी फॉर्मेशन होती है 1937, ठीक है। 1937 में क्या कहां पर बनता है, न्यू दिल्ली के अंदर बनता है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये भी हमारा सुप्रीम नहीं था, फिर हमने 1950 में 26 जनवरी 1950 में कहां पर बनाया, न्यू दिल्ली में। और ये हमारे इंडिया का क्या बना, सुप्रीम कोर्ट बना, जिसके पहले जज कौन थे, एच.जे. कानिया, और एट प्रेजेंट कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़। आप ये भी जानते हो डी.वाई. चंद्रचूड़ के जो फादर हैं वी.वाई. चंद्रचूड़, है ना, या वाई.वी. चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, वो कौन थे, तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और सबसे कम या सबसे शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, तो याद रखना कमल नारायण, उनका 17 डेज का ही टेन्योर था। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट के जज की जो मैक्सिमम एज होती है वो 65 ईयर होती है, उसके बाद रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति साइंस एंड एग्रीमेंट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। देखो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, और हमारे ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना, और हमारे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना। कैसे, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ डैम्स। डैम्स का मतलब क्या होता है, आपने नाम सुना होगा बांध। व्हाट इज डैम, तो देखो मैंने कहा एक नदी बह रही है, मैंने नदी के बीच में डैम बना दिया तो पानी इधर का इधर जमा हो गया, मैंने इसको थोड़ी सी हाइट दे दी तो पानी हाइट तक बढ़ गया, फिर मैंने इस पानी को इस हाइट से नीचे डालना शुरू कर दिया, नीचे मैंने टरबाइन लगा दिया, टरबाइन घूमा तो बिजली बनी, तो क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, जब इसमें पानी भरा तो इसके अंदर क्या करने लगे लोग, फिशिंग करने लगे, तो फिशिंग प्रोडक्शन भी हुआ, इकोनॉमी बढ़ी। उसके साथ साथ इसमें से इरिगेशन के लिए नहरें बना दी गई, तो इससे इरिगेशन भी किया आपने, क्रॉप कल्टीवेशन यानी क्रॉप में भी काम आई आप लोगों के, तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि भारत में लगभग 1000 डैम ऐसे हैं जिनको रिकंस्ट्रक्ट करना जरूरी हो चुका है, जो लगभग 50+ एज में पहुंच चुके हैं, जिनकी फॉर्मेशन 50+ साल पहले हुई थी। जैसे अगर मैं बात करता हूं, यहां पर समझना, कृष्णा सागर, जो कृष्णा सागर डैम है, वो कृष्णा सागर डैम 1931 में बना था, यानी कि ये लगभग 90+ ईयर का हो चुका है आज के दिन। अगर मैं बात करता हूं मेटूर डैम, तो मेटूर डैम की फॉर्मेशन हुई थी 1934 में, ये भी 90 के लगभग पहुंच चुका है, 88-90 के लगभग। तो मतलब ये अब इतनी जर्जर हालत में पहुंच चुके हैं कि इनको रिकंस्ट्रक्ट करना, इनको सही से दोबारा से बिल्ड करना जरूरी हो चुका है। तो ये किसके साथ, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि हमारी जो जल शक्ति जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने किसके साथ ये मिलकर ये एमओयू किया, या किसके साथ मिलकर वो इसको दोबारा से करने का काम करना शुरू कर रहे हैं, तो कौन है वो, तो याद रखना IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के साथ। तो सिंपल याद रखना। अब आ जाती है बात कि अगर मैं इस न्यूज को सबसे पहले ज्योग्राफी की नजर से देखूं तो सबसे पहले आपसे पूछेगा लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, फिर आपसे पूछ लेगा लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। तो लॉन्गेस्ट डैम में आपने एक नाम सुना होगा हीराकुंड। हीराकुंड जो डैम है हमारा वो बना हुआ है कहां पर, महानदी के ऊपर उड़ीसा में। और ये जो है हमारा सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, जिसकी लेंथ लगभग 25 किलोमीटर लंबा है ये डैम। अगर आपसे पूछे सबसे लार्जेस्ट, तो याद रखना टिहरी डैम कौन सा हो गया, सबसे लार्जेस्ट, जो कहां पर बना हुआ है, उत्तराखंड में। और कौन सी रिवर पर है, तो याद रखना भागीरथी रिवर पर। कौन सी रिवर पर है, भागीरथी रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है, तो याद रखना हाईएस्ट डैम जो होगा हमारा वो पहले हुआ करता था कौन सा, तो भाखड़ा नांगल 226 मीटर की हाइट के साथ। अब वो चेंज होकर कौन सा हो गया, टिहरी डैम। और टिहरी डैम की हाइट कितनी है, तो याद रखना टिहरी डैम की हाइट है 260.5 मीटर, लगभग 260 मीटर की हाइट के साथ ये सबसे
हाईएस्ट भी है, सबसे लार्जेस्ट भी है, सबसे लॉन्गेस्ट अगर पूछे तो कौन सा हो जाएगा, हीराकुंड डैम हो जाएगा। ठीक है, इन कुछ पॉइंट्स को याद रखना है हमें। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपसे पूछ लेते हैं राजस्थान की लाइफलाइन कही जाने वाली जो इंदिरा गांधी नहर है वो कहां से निकलती है, तो वो हरीके बैराज से निकलती है। हरीके बैराज कहां पे है, तो पंजाब के कपूरथला में है, जो कि सतलुज और ब्यास नदी जहां मर्ज करती है वहां से एक डैम बनाकर नहर निकाली गई है, जो राजस्थान के उन इलाकों में पानी सप्लाई करती है जहां पर बारिश नहीं होती, इसलिए इसको लाइफ लाइन ऑफ राजस्थान भी कह देते हैं। ठीक है, तो डैम से रिलेटेड ये क्वेश्चन याद रखने हैं। अगर पूछे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन वाला भी कौन सा है, तो टिहरी है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की पावर है 1924 मेगावाट, 1924 मेगावाट। लेकिन ये इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। जब भी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक आने के लिए समझना इंटरनल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इंटरनल फोर्सेस का मतलब कि अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती है ना, महो डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, इनकी वजह से क्या होता है, लावा बनता है। लावा जब जियोथर्मल एनर्जी लगाता है तो प्लेट्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं। जब प्लेट्स ब्रेक डाउन हो जाती हैं तो उसकी जो प्लेट्स की क्रैक्स से जो वेव्स निकलती हैं, जो बाहर निकलती हैं, तो क्या हो जाता है, अर्थक्वेक। लेकिन जब ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो भी नीचे से प्लेट्स क्या हो जाती हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे खिसक जाती हैं, हिल जाती हैं, तो उससे भी क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है। अर्थक्वेक का मतलब सिंपल ये होता है समझना कि शेकिंग ऑफ द अर्थ बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन द अर्थ। ठीक है, अब समझना कि इस डैम के अंदर क्या हुआ, टिहरी डैम के अंदर इतना पानी भर दिया कि इसके नीचे जो इंडिया और चाइना की जो प्लेट्स थी वो क्या हो गई, आपस में थोड़ी सी खिसक गई, और उनके खिसकने से क्या हुआ 2015-16 के अराउंड कि अर्थक्वेक आ गया। और अर्थक्वेक भी ऐसा था कि पूरे नेपाल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी सारी की सारी ढह गई, उसमें हजारों लोगों की डेथ हो जाती है। बाद में पता चला वो टिहरी डैम की वजह से हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है और टिहरी डैम की पानी के लेवल को कम कर दिया जाता है। तो एट प्रेजेंट ये 1924 मेगावाट ना बनाकर, क्योंकि पानी कम हो चुका है, सिंपल सी बात है, तो ये लगभग 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पा रहा है। अगर वैसे पूछे आज के दिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट कर रहा है, तो याद रखना कोयना, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है जो कोयना रिवर के ऊपर बना हुआ है, वो क्या कर रहा है, सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, आप लोगों से अगर डैम्स की बात हो रही है तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज मुझे ढूंढकर कमेंट करके बताएं कि हमारा इंडिया का ओल्डेस्ट डैम कौन सा है। मैं आपसे बता देता हूं कि ओल्डेस्ट डैम लगभग 2000 ईयर ओल्ड का है, जो आज भी रनिंग में है, 2000 साल पुराना है। आप उसे ढूंढकर कमेंट करने की कोशिश करना। अब देखते हैं इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। अगर मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करूं तो समझना, मैंने कहा कि ये कोई स्टेट है, ठीक है, ये कोई दूसरा स्टेट है, ठीक है, इस स्टेट से नदी निकली और इस स्टेट में चली गई, और ये स्टेट इस नदी के पानी को रोक रहा है, यहां तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है। जब नहीं पहुंच रहा है तो यहां पर ये इरिगेशन और ये सब तो कर नहीं पाएंगे, तो दोनों के बीच हो गई लड़ाई। अब जब लड़ाई हो गई तो इसके डिस्प्यूट को रिजोल्व कौन करेगा, तो याद रखना इसके डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए क्या बनी होती है, वाटर डिस्प्यूट, या मैं कह सकता हूं कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बने होते हैं, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बने होते हैं। ठीक है, अब एक बात समझना, अगर मैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देखो आर्टिकल 131 और एक आर्टिकल है कौन सा 262, इसमें क्या लिखा है कि मान लो ये कोई स्टेट है, ये कोई दूसरा स्टेट है, इन दोनों स्टेट में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, एनी डिस्प्यूट, तो रिजोल्व करने के लिए आर्टिकल कौन सा है 131। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई स्टेट है, ये कोई दूसरा स्टेट है, और इन दोनों के बीच में वाटर डिस्प्यूट हो गया, तो वाटर डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए कौन सा आर्टिकल है आपके पास, तो आर्टिकल 262 बना हुआ है। जैसे अभी मोस्ट रिसेंटली आपने देखा होगा कावेरी वाटर डिस्प्यूट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट चल रहा है किस किस के बीच में, कर्नाटक, ठीक है, केरल, तमिलनाडु, और लास्ट में पुडुचेरी भी उसमें ऐड हो जाता है। तो इसके अंदर कावेरी वाटर डिस्प्यूट है, तो कावेरी वाटर को डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, जो 1991 के अराउंड बनता है। ठीक है, और लेकिन ये मुद्दा आज भी सोल्व नहीं हुआ है, इसको रिजोल्व नहीं किया गया है। तो याद रखना भारत में बहुत सारी रिवर्स के ऊपर डिस्प्यूट चलते रहते हैं, जैसे नर्मदा वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना, बहुत बार न्यूज में बने होते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो जब भी आप कोई न्यूज को पढ़ने की कोशिश करते हो तो उसके पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल व्यू को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। 85% of gig workers
वर्क फॉर मोर देन 8 आवर्स स्टडी। देखो सबसे पहले एक वर्ड निकल के आता है, व्हाट इज गिग वर्कर। आपने एक नाम सुना होगा जेनजी। क्या होते हैं जेनजी? तो जो 2000 के बाद की जनरेशन के जो बच्चे हैं, 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, उनको जेनजी का नाम दिया गया है। और जेनजी का सिंपल सा मतलब क्या है, तो समझना कि ये वो लोग जो बहुत ही आलसी टाइप के लोग होते हैं, जिनको काम करना, मेहनती काम करना पसंद नहीं है। तो इनके लिए ये जो जिस टाइप का काम करते हैं, तो किस टाइप का काम करते होंगे? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम करते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड का मतलब क्या है? ठीक है, मैं फ्री हूं, मैं 2 घंटे गया, जोमेटो में गाड़ी चला के आ गया, 200 400 500 रुपए मिल गए, मैंने खाना खा लिया, मेरा काम हो गया। ये किस टाइप के लोग हो गए? जो जेनजी टाइप के है ना। तो इन्हीं के लिए जो वर्ड दिया गया है वो है गिग वर्कर्स, जो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पर काम करते हैं। और ये इतनी बड़ी इकोनॉमी हो चुकी है, आप समझ नहीं पाओगे। आपको जब पता चलेगा तो अचंभा होगा कि 2023 के एंड में ये लगभग पूरे वर्ल्ड में $455 बिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है। पूरी दुनिया में इतने पैसे या इतनी इकोनॉमी को ये लेके बैठा है। उसके साथ साथ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग 68 लाख लोग ऐसे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, जितने डिलीवरी के काम होते हैं इन सब के अंदर। अब बात ये निकल के आती है कि ये जो लोग इसमें काम करते हैं, क्या इनके राइट्स की प्रोटेक्शन होती है? क्या इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है? क्या कि अगर आज मान लो मैं स्विगी पे ऑर्डर पे काम कर रहा हूं, मैं जोमेटो में, रैपिडो में काम कर रहा हूं, तो क्या गारंटी है कि आज मैं 50,000 रुपए कमा रहा हूं, उसमें 25,000 रुपए कमा रहा हूं, कल भी कमाऊंगा, मेरी फैमिली को मैं हमेशा सपोर्ट करता रहूंगा, मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊंगा? तो ऐसा कुछ तो है नहीं। तो याद रखना, भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रही होगी। तो इंडियन गवर्नमेंट तो अभी इस पर कुछ नहीं सोच रही है, लेकिन अगर मैं स्टेट की बात करूं तो याद रखना, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा कौन सा स्टेट है जिसने गिग वर्कर्स के राइट के लिए बिल पास किया, एक्ट बनाया, मतलब तो कौन सा स्टेट है? राजस्थान। याद रखना, राजस्थान भारत का पहला स्टेट बना है जिसने गिग वर्कर्स के लिए एक्ट पास किया है, उनके राइट्स को देखते हुए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ठीक है, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये इकोनॉमी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और आने वाले 2030 तक भारत में लगभग 90 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इनके बारे में बताया भी गया है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और फेयर इनका क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कैबिनेट अप्रूव्स उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024। देखो अभी रिसेंटली जो कैबिनेट है, देखो सबसे पहले यहां पे एक वर्ड आता है कैबिनेट। याद रखना, कैबिनेट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में कैबिनेट वर्ड का मतलब आता है। और कैबिनेट का मतलब क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री होती है, जब पीएम बनता है तो पीएम कितने लोगों को अपनी मिनिस्ट्री में ऐड कर सकता है? 15%, आपको पता होगा। ठीक है, और उससे पहले 10% होता था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको 15% कर दिया था। और मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि वो कौन सा अमेंडमेंट था, कौन से ईयर में था, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 10% जो मिनिस्टर होते थे उसकी काउंसिल को बढ़ाकर 15% कर दिया था कि एटलीस्ट जितने मेंबर हैं पार्लियामेंट में उसके 15% आप क्या बना सकते हो? मिनिस्टर बना सकते हो। बाद में या उन्हीं 15% को नाम क्या दिया गया? कैबिनेट मिनिस्ट्री भी कह देते हैं। और कैबिनेट वर्ड कब ऐड होता है? तो मैं आपको छोटी सी कहानी बता देता हूं कि जब इंदिरा गांधी जी के टाइम पर वो इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम पर ये प्रोविजन था कि पहले देखो, इमरजेंसी अनाउंस कौन करता है? तो नेशनल इमरजेंसी या इमरजेंसी किसी भी सिनेरियो में हो, इंटरनल डिस्टरबेंस हो, किसी ने अटैक कर दिया हो, हम किसी से अटैक कर लिए हो, किसी के साथ लड़ाई में ऐड हो गए हो, तो उस केस में याद रखना जब प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा, लेकिन प्रेसिडेंट पहले मिनिस्टर से बात करेगा और मिनिस्टर से बात करने के बाद पीएम को कहेगा, फिर पीएम क्या करेगा? मिनिस्टर उसको इमरजेंसी को लगाएगा। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया? बिना उससे पूछे प्रेसिडेंट, उससे कैबिनेट मिनिस्टर से या मिनिस्टर से पूछे बिना क्या कह दिया? उसको फोन करके प्रेसिडेंट को कि मैंने बात कर ली है, इमरजेंसी लगा दीजिए। उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। बाद में पता चला कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। उसके बाद ये आर्टिकल 352 में जोड़ा गया कि जब भी इमरजेंसी लगेगी तो कैबिनेट से पूछकर ही लगेगी। तो वहीं से सबसे पहली बार वर्ड ऐड होगा कौन सा? तो आर्टिकल 352 में कैबिनेट।
ठीक है। अब कैबिनेट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसके मिनिस्टर, उन्होंने अभी अप्रूव किया किसको, तो एक स्कीम लॉन्च की गई है कहां पर, नॉर्थ ईस्ट में। याद रखना नॉर्थ ईस्ट में हमारे टोटल 7 स्टेट हैं, और इन 7 स्टेट को याद रखना 7 सिस्टर्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं, 7 सिस्टर्स भी कह देते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब। अब समझना कौन सी स्कीम है, नाम क्या है, तो उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम 2024, और इसका दूसरा नाम क्या है, उन्नति स्कीम। तो प्लीज याद रखना है एग्जाम के वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हाट इज उन्नति स्कीम। कितने सालों के लिए, तो 10 सालों के लिए, यानी 10 साल के लिए इसको अप्रूव किया गया है, या 10 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। लगभग इसमें लगभग 10,037 करोड़ रुपीज इसमें खर्च किए जाएंगे सरकार के द्वारा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। ओरांस, देखो व्हाट इज ओरांस समझना, ये आज के द हिंदू में भी है ना, इंडियन एक्सप्रेस में भी आपने देखा होगा। व्हाट इज ओरांस समझना, एक जंगल है, ठीक है, एक फॉरेस्ट एरिया है, उसको सरकार क्या अनाउंस कर देती है, फॉरेस्ट की, वहां पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, और वहां पर डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, तो उसको कह दिया फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, सरकार ने, यानी राजस्थान सरकार ने ये स्टेटमेंट दी कि वो अपने यहां पर, राजस्थान गवर्नमेंट ने एक स्टेटमेंट दी कि वो अपने यहां पर जितने ओरांस है ना, इन ओरांस को क्या करेगी, डीम्ड टू बी फॉरेस्ट का स्टेटस दे देगी। डीम्ड टू बी फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है कि इनको आने वाले समय में फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे एक होती है यूनिवर्सिटी, एक होती है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, है ना। अब क्या हुआ, राजस्थान के जो लोग थे उन्होंने इसका अपोज किया। क्यों किया, समझना, ये एक ऐसी जगह होती है ओरेंज जिसमें एक पर्टिकुलर कोई ट्राइब रहती होगी, कोई लोग रहते होंगे पर्टिकुलर, और वो क्या कर रहे होंगे, काफी टाइम से उसकी क्या कर रहे होंगे, प्रोटेक्शन कर रहे होंगे। क्योंकि उनके रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से या उनकी पूजा पाठ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो वहां पर, उसको मैं कह सकता हूं ना कि अपनी देवी देवताओं की या अपने कुल देवताओं की पूजा करने के लिए वो लोग उसका यूज करते हैं। तो हुआ क्या, इन लोगों ने इसका अपोज करना शुरू कर दिया। तो सिंपल याद रखना, व्हाट इज ओरेंस, तो लोकल जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हीं को कह देते हैं, एक्चुअल में फॉरेस्ट होते नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, अलग अलग स्टेट में इसके अलग अलग नाम है, राजस्थान में नहीं, हर जगह। जैसे बिहार में सरना कह देते हैं, ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश में देववन कह देते हैं, जैसे कर्नाटक में देवरा काडू कह देते हैं, केरला में काऊ कह देते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश में देव कह देते हैं इसको, ठीक है, महाराष्ट्र में इसको देवराहती कह देते हैं, देवराई कह देते हैं, ठीक है, मणिपुर में इसको लाई उमांग कह देते हैं, ठीक है, ऐसे मेघालय के अंदर इसको असोंग खोसी कह देते हैं। तो ये हर जगह पर पाए जाते हैं और हर इलाके में इसके अलग अलग नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल जो झूम खेती होती है ना, झूम एग्रीकल्चर, उसको कहीं कुमारी कह देते हैं, उसमें बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, कहीं पर इसको सॉरी बस्तर छत्तीसगढ़ में इसको दीपा कह देते हैं, केरला में इसको कुमारी कह देते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम खेती कह देते हैं, झूम एग्रीकल्चर कहते हैं, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है एक्चुअल में। तो सेम इसके भी कुछ नाम बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, एक न्यूज निकल के आती है किससे, डिफेंस से रिलेटेड। देखो एक एक्सरसाइज की जा रही है सी डिफेंडर्स, और किस किस के बीच है सी डिफेंडर, तो समझना, इंडियन कोस्ट गार्ड और उसके साथ किसके साथ है, तो यूएसए कोस्ट गार्ड के साथ ही एक्सरसाइज की जा रही है, ठीक है। और ये कहां पर हो रही है, तो याद रखना पोर्ट ब्लेयर जो कि कहां पर है, अंडमान एंड निकोबार की क्या है, कैपिटल है। तो यहां पर इसको किया जा रहा है। अब समझना कोस्ट गार्ड क्या होता है, देखो ये हमारी डिफेंस का ही पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। एक होता है आर्मी जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगी, एक होती है नेवी जो पानी में काम करेगी, एक होती है एयरफोर्स जो हवा में यानी कि एयर में अपनी को प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, ठीक है। अब मैंने कहा कोस्ट गार्ड, तो कोस्ट गार्ड क्या होगा, तो मान लो ये आपका क्या है, इंडिया, और इधर ये कोस्ट लाइन बनी हुई है पूरी अरेबियन सी के अंदर, इधर कोस्ट लाइन बनी हुई है कहां पर, तो बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो यहां पर क्या होगी, कोस्ट गार्ड होगी जो इस कोस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगी। और बनी कब थी कोस्ट गार्ड, तो याद रखना 1 अप्रैल 1977, ठीक है। लेकिन याद रखना ऑफिशियली ये कब इनोग्रेट की जाती है, 1978 में। उस समय के जो पीएम होते हैं मोरारजी देसाई, आई थिंक 19 अगस्त को इसको क्या किया जाता है, इनोग्रेट किया जाता है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ठीक है।
अगर बात होती है आर्मी की तो याद रखना आर्मी इंडिया में कब बनी थी, तो 1 अप्रैल 1895 को बनी थी। अगर पूछे एयरफोर्स कब बनी थी इंडिया में, तो याद रखना एयरफोर्स की शुरुआत 1932 में हुई थी, 1932। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नेवी कब बनी थी, तो याद रखना हमारी यहाँ पर नेवल फोर्सेस कब बनी थी, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम क्या हो गए थे, रिपब्लिक हो गए थे। ठीक है, और यही वजह थी कि हमारी नेवी के झंडे के अंदर ब्रिटेन का झंडा या ब्रिटेन के फ्लैग का भी साइन था, सिंबल था, जो मोदी जी ने अभी कुछ साल पहले हटा दिया वहां से। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, HIV एड्स। देखो HIV एड्स हाल ही में ऐसा पाया गया, जो WHO है, आपको पता है WHO क्या करता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब बना था, तो याद रखना कब इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1948 में, 7 अप्रैल 1948। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आपको पता है जेनेवा, जो W से शुरू होता हो O पे खत्म होता हो, जेनेवा। अब हुआ क्या कि इस WHO ने एक मेडिसिन के बारे में बताया और कहा कि ये जो HIV एड्स की जो पर्टिकुलर मेडिसिन है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप लोग मुझे, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, आपने इसको फिजिकली न्यूज़पेपर को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि उसके अंदर पहला ही वर्ड लिखा हुआ है मेडिसिन का नाम, आप लोग वो मुझे कमेंट करके बताओगे। उस मेडिसिन के बारे में कहा कि ये मेडिसिन है ना, HIV एड्स के जो पेशेंट हैं, उन पेशेंट्स के अंदर क्या होती जा रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता जा रहा है बॉडी के अंदर। देखो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, मान लो आज मैं बीमार हुआ, मैंने क्या किया, एक मेडिसिन ली, हल्का सा मैं बीमार हुआ, मुझे जुकाम हुई, मैंने गोली ले ली, हल्का सा बुखार हुआ, मैंने गोली ले ली, फिर मेरी बॉडी क्या करेगी, उस दवाई को रेजिस्ट करना शुरू कर देगी, ठीक नहीं होऊंगा मैं, फिर मैं 2 गोलियां लूंगा, फिर 4 लूंगा, 10 लूंगा, 12 लूंगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए मेरी बॉडी इम्यून हो जाएगी, वो उसको ऊपर असर ही नहीं होगा उस मेडिसिन का, फिर कुछ नहीं हो सकता। जैसे समझना कि अभी आपने देखा कोरोना आया था, कोरोना में लोग इतना डर गए थे कि बार बार इंजेक्शन मेडिसिन, तो कोरोना तो चला गया, लेकिन WHO ने एक नई बीमारी हमें बताई थी, आपको याद होगा क्या नाम था उसका, कि जो आपकी सॉरी AMR, व्हाट इज AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है ना, आज के दिन ये साइलेंट पेंडेमिक बन चुका है। इसको याद रखना, इसको WHO साइलेंट पेंडेमिक अनाउंस कर चुका है। जैसे पेंडेमिक आया था ना अभी कोरोना, ये साइलेंट पेंडेमिक, ये किसी को पता नहीं है। इस साइलेंट पेंडेमिक से 2020 में लगभग, मैं बता रहा हूं आपको, 5 लाख नहीं 5 मिलियन 50 लाख लोगों की डेथ पर ईयर होती है इससे। ठीक है, तो इसको भी, इससे बचने का क्या था, तो WHO ने हमें गाइडलाइंस दी थी कि जरा भी बीमार हो तो टैबलेट्स नहीं लेना, अच्छे से उसको पहले बॉडी को उसको इन्फेक्शन से लड़ने देना, जब आपको लगे कि नहीं हो रहा तब आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो ये जो AMR है इससे भी बाहर निकलना है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ये HIV एड्स है ना, इसके लिए एक मेडिसिन बनाई गई, लेकिन ये जो बॉडी है ना, ये जो हमारी बॉडी वो उसको रेजिस्ट कर रही है, उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो WHO ने कहा कि इसको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अब बात निकल के आते हैं HIV एड्स क्या होता है। देखो HIV के नाम से याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो एक्चुअल में है क्या, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इम्यूनो मतलब हमारी इम्यून सिस्टम, एक ऐसा वायरस जो ह्यूमन के इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। अगर आपको कोई बीमारी हो गई और वो HIV वायरस आपके ऊपर अटैक कर चुका है, तो आपकी बॉडी को वो कवर ही नहीं करने देगा, इम्यून सिस्टम इतना खराब कर देगा, आपकी जो रिपेयरिंग सेल्स जो होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली। तो इससे बचने के लिए याद रखना, ये इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन अगर प्रॉपर मेडिसिन लिए जाए तो लंबे टाइम तक जिंदा रह सकता है और इसके साथ इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन क्योर इसका कुछ भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखना कि जो एड्स डे जो मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे, तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, तो याद रखना 1 दिसंबर को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड एड्स डे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट।
मोदी अनाउंसेस 100 रुपए कट इन एलपीजी रिफिल्स। देखो अभी आपको पता है इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के टाइम पर आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, बहुत सारे पैसे कट कर दिए जाते हैं, ठीक है। जनता को जितना हो सके ऐसा बेनिफिशियरी दिखाया जाता है कि जो कुछ हो रहा है जनता के लिए हो रहा है, और उसके बाद इलेक्शन के जाने के बाद वही रुपए बढ़ाकर 400-500 कर दिए जाएंगे। तो हुआ कुछ नहीं है, मोदी जी ने क्या किया, अभी रिसेंटली 100 रुपए कम कर दिए किसमें, एलपीजी सिलेंडर में। याद रखना कई जगह पर तो ये सब्सिडी भी दी जाती है, जैसे एट प्रेजेंट मैं राजस्थान में खड़ा हूं, राजस्थान की कैपिटल में, तो यहां पर जो सिलेंडर है वो 450 रुपए दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरे स्टेट्स की, हरियाणा जैसे स्टेट की, तो वहां पर 1000-1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। लेकिन हुआ क्या, अभी इसमें 100 रुपए कट कर दिए गए, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम थी जो एलपीजी सिलेंडर मैक्सिमम कनेक्शन करवाए गए, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मोदी जी एक लेडीज के घर में जाते हैं और वहां पर चाय पीते हैं, उसकी एक वीडियो भी आई थी, है ना। तो ये कौन सी स्कीम थी, तो आपको याद रखना चाहिए। देखो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, हमें सबके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ लेता है वो हम लोगों से। तो समझना ये कौन सी स्कीम थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या नाम था इसका, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई कब थी, तो 2016 में आई थी। इसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर्स बांटे गए थे, और उसके बाद सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं जो बीपीएल के लोग हैं उन लोगों को, ठीक है। और अब इसमें 100 रुपए और कट कर दिए गए, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी एज द प्लैंक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है उसमें इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ें। क्यों, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। जैसे बात हो रही है किसकी, जेंडर इक्वालिटी की। जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है कि मैंने कह दिया कि एक तरफ बॉय और एक तरफ गर्ल, यानी कि लड़का लड़की क्या होने चाहिए, बराबर। अब चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो पैसे कमाने की बात हो, चाहे काम करने की बात हो, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे गेम्स की बात हो, स्पोर्ट्स की बात हो, कुछ भी बात हो, तो उसके अंदर लड़का लड़की यानी कि मेल फीमेल में बराबरता होनी चाहिए, यानी कि सिमिलरिटीज होनी चाहिए। यही जेंडर इक्वालिटी है। तो आज के दिन अगर मैं देखूं तो जेंडर इक्वालिटी बढ़ती जा रही है, लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब का हमारे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो एग्जाम में क्या पता होना चाहिए आपको, तो कौन से ऐसे आर्टिकल है जो जेंडर इक्वालिटी को बराबर करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल नंबर 14। ये क्या कहता है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट का मतलब क्या है कि हमें से छीना नहीं जा सकता। हाँ, कुछ सिनेरियोज में जैसे इमरजेंसीज के सिनेरियो में छीना जा सकता है, आपसे लिया जा सकता है। अब समझना आर्टिकल 14 क्या कहता है कि 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर, है ना, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, और रेसिज्म, इनके बिहाफ पर किसी भी पर्सन के साथ जो कानून है, जो लॉ है, वो क्या नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर लॉ, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर कभी भी किसी के साथ भी 5 ग्राउंड्स के बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब अगर आप मेल हो और अगर जाते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने तो मना नहीं कर सकता, फीमेल हो तो मना नहीं कर सकता, किसी भी कास्ट से हो मना नहीं कर सकता, किसी भी रिलीजन से हो मना नहीं कर सकता, किसी भी रेसिज्म से हो, यानी कि ब्लैक हो, व्हाइट हो, ठीक, आपका कलर कुछ भी हो, आपको मना नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 15 भी इक्वालिटी को मेंटेन करने की ही बात करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 16 ये भी किसकी बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन ये इक्वालिटी की बात करता है जॉब्स अपॉर्चुनिटी के अंदर, कि मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट रिलीजन जेंडर का हो, उसको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तो इनको इन कुछ आर्टिकल्स को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अगर जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही है तो याद रखना लास्ट टाइम जो जेंडर इक्वालिटी के जो डाटा आए थे हमारे, इंडिया का जेंडर गैप में कौन सा नंबर था, तो 127 नंबर पे था, 146 में इंडिया। और अभी कल परसों हमने द हिंदू में पढ़ा था कि हमारे वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी और उस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया था कि इंडिया जो है 113 नंबर पे है आउट ऑफ 1190 कंट्रीज में, किसमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, और उसके अंदर भी किसमें, वुमेन की रैंकिंग में, इक्वालिटी में, जेंडर इक्वालिटी में इन इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो इन डाटाज को थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, ओके। उसके बाद चलते नेक्स्ट,
हार्ट ऑफ द मैटर। देखो अभी क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा चल रहा है, अभी मोदी जी वहां विजिट करने गए थे, ठीक है। तो अब देखो एक्चुअल में देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 वहां से हटाया जा चुका है, और जब से 370 हटाया वहां पर डेवलपमेंट, वहां पर मैं कह सकता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म, ये सब बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। सरकार बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट कर रही है, वहां पर IITs खोले जा रहे हैं, एम्स खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे हुआ, जब 370 हटा। अब 370 कब हटा, तो याद रखना एक एक्ट आया था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था ये कब आया था, 2019 या 5 अगस्त 2019, ठीक है। तो बस वही मुद्दा दोबारा से निकल कर आ जाता है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 370 को नहीं हटाना चाहिए था, कुछ कह रहे हैं हटाना चाहिए था। तो मैं आप लोगों को एक हल्की सी बेसिक सी स्टोरी बताता हूं कि एक्चुअल में ये लगा कैसे था, इसको इंप्लीमेंट कैसे किया गया था, समझना। हुआ क्या कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी हुई थी, वो कानून पे कानून, लो पे लो, आर्टिकल पे आर्टिकल लिखे जा रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे यहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको हम क्या कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने सारे के सारे जितने भी वो थे स्टेट थे जो जाना चाहते थे पाकिस्तान की तरफ या जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, उनको यहीं पर रखने की कोशिश की। आपने सुना होगा हैदराबाद वहां जाना चाहता था, जबरदस्ती उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन किया, और उसमें क्या किया, आर्मी वालों को, पुलिस वालों की ड्रेस पहनाकर जबरदस्ती उनको कैसे भी करके इंडिया में रखा, वरना हैदराबाद किसका हिस्सा होता, पाकिस्तान का, तो इसलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं। अब समझना, जब ये लिखा जा रहा था तो दो जगह ऐसी थी जो कॉन्फ्लिक्टेड थी, या दो जगह ऐसी थी जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे एक आपने नाम सुना होगा जूनागढ़, कौन सा, जूनागढ़ गुजरात, और एक आपका था जम्मू एंड कश्मीर। अब समझना दिक्कत क्या थी, जूनागढ़ का जो राजा था वो था मुस्लिम, लेकिन वहां की जो लोकल वहां के लोग थे, लोग पीपल, वो कौन थे, तो वो मैक्सिमम कौन थे, हिंदू। और यहां पर क्या था, यहां पर उल्टा था, यहां पर जो राजा था जम्मू कश्मीर में वो कौन था, हिंदू, लेकिन यहां पर जो पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन कौन सी थी, तो यहां पर पॉपुलेशन थी सारी की सारी मुस्लिम, ठीक है। अब हुआ क्या, इनको कहां कैसे ऐड किया जाए, तो कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा किससे, मोहम्मद अली जिन्ना से, कि एक काम करते दोनों जगह वोटिंग करवा लेते हैं, जो लोग जहां जाना चाहेंगे ऐड कर देंगे। वोटिंग हुई तो जूनागढ़ में आप देख सकते हो कि राजा ही तो मुस्लिम है, बाकी तो हिंदू है। वोटिंग में जीत गए कौन, पंडित नेहरू। इन्होंने कह दिया हम इंडिया में आना चाहते हैं, जूनागढ़ को उठा के मिला दिया इंडिया में। अब यहां पर बात होनी थी, अब यहां पर पंडित नेहरू को यह पता था कि यहां पर तो जीतेंगे कौन, पॉपुलेशन सारी मुस्लिम है, तो ये तो वहां चले जाएंगे। उन्होंने मना कर दिया कि यहां पर वोटिंग नहीं होगी। राजा हरि सिंह से डील कर ली, डील करने के बाद क्या किया, जम्मू कश्मीर को भारत में ऐड करने की बात कर दी गई। और जब ऐड किया गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बन ही रहा था। बनाते समय उसी समय आपने एक नाम सुना होगा, एन गोपाल स्वामी अयंगर, नारायण स्वामी अयंगर। ये जो एन नारायण स्वामी अयंगर थे, इन्होंने क्या किया, इनकी रिकमेंडेशन के बाद एक आर्टिकल जोड़ा गया, और वो आर्टिकल कौन सा था, 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें कह दिया गया कि जो जम्मू कश्मीर है उसको क्या दे दो, स्पेशल स्टेटस दे दो, इसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। और बाद में अब जाकर 2019 में इसके स्पेशल स्टेटस को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इन बातों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना। ऐड कब हुआ था, तो याद रखना आर्टिकल 370 कब ऐड हुआ था, 1949 में ऐड किया गया था, ठीक है, आगे जाकर, ठीक है ना। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। देखो ये बहुत अच्छी न्यूज है, आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, देख रहे होगे पीछे क्या है ये, तो ये आपको दिख रही होगी अर्थ, ये तो पहचान गए होगे ना, ये हमारी अर्थ है। तो ये क्या होगा, तो ये हमारा मून है, और इस मून के ऊपर ये लोग घूम रहे हैं। एक्चुअल में लोग नहीं है, ये रोबोट है। कौन है, रोबोट, ठीक है। और ये क्या है, तो आपने देखा होगा, ये स्ट्रक्चर बहुत जगह देखी होगी, ये हमारा क्या, न्यूक्लियर पावर प्लांट। क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट। जैसे भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर लगा था, तारापुर में 1969 में इंडिया में पहला क्या बना था, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब समझना कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर आप कहोगे कि सर ये कहां, चांद पर क्या कर रहा है, तो समझना अभी रिसेंटली एक तो आपका रशिया, ठीक है, और रशिया के साथ दूसरा कौन, चाइना। ये दो कंट्री ऐसी हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन से कंट्रीज ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो स्टार्ट होगा 2033 2035 के अंदर। और इन्होंने कहा है कि हम क्या करेंगे, हम चांद के ऊपर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे। अब इनसे पूछा गया भाई तुम चांद पर क्यों लगाओगे, तो इन्होंने कहा कि हम अर्थ धीरे धीरे डिप्लेट होती जा रही है, खत्म होती जा रही है ना, जिस हिसाब से टेम्परेचर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया था पूरी अर्थ पानी में समा जाएगी अगर उसका कंट्रोल नहीं हुआ तो हमें एक अल्टरनेटिव तो होना चाहिए।
तो जैसे मार्स को हम अल्टरनेटिव मानते हैं, तो ये कहते हैं कि हम चांद पर चले जाएंगे। तो चांद पर जाओगे तो फिर तो कह रहे हैं चांद पर जाएंगे तो हमें क्या चाहिए, वहां पर रहेंगे तो घर बनाएंगे तो बिजली तो चाहिए। अब चांद पर बिजली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इनसे कहा गया कि तुम सोलर प्लेट लगा लो। तो इन्होंने कहा सोलर प्लेट तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि मून के ऊपर क्या होता है, 14 डेज क्या होता है, दिन होता है, और 14 डेज की क्या होती है, नाइट होती है। जैसे आपको पता होगा हमारा चंद्रयान 3 गया था, और चंद्रयान 3 की जो लाइफ स्पैन था वो कितना था, वो 14 डेज ही था। क्यों, क्योंकि वो जहां पर लैंड किया, साउथ पोल पर लैंड करने वाला इंडिया पहली कंट्री बन गया था सॉफ्ट लैंडिंग में, तो वहां पर 14 दिन तो लाइट थी, तो सनराइज पड़ रही थी, सनलाइट आ रही थी, तो वो चल रहा था। 14 दिन के लिए लाइट चली गई तो डाउन हो गया, खत्म। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि वहां लाइट तो रहेगी नहीं, तो हम लोग रहेंगे कैसे, तो सोलर लाइट से तो बना नहीं सकते क्योंकि 14 दिन रात रहेगी। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा देते हैं। अब फिर ये बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएगा कौन, इंसान तो वहां रह ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहां पर एनवायरमेंट तो है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, रोबोट से क्या करेंगे, वहां पर क्या करवाएंगे, काम करवाएंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन का काम करवाएंगे। तो याद रखना, रोबोट की हेल्प से चांद पर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए किन दो कंट्रीज ने अपना ज्वाइंट मिशन अनाउंस किया है, तो कौन कौन सी हैं, रशिया एंड चाइना। और मिशन का अभी कोई नाम हमारे सामने नहीं आया है। और याद रखना, चाइना ने अभी एक और मिशन लॉन्च किया है जो मई में जाने वाला है, चेंगे 6। और चेंगे 6 के अंदर ये क्या करेंगे, मून के सरफेस से, मून के सरफेस को क्या कहते हैं, लूनार सरफेस, मून को लूनार भी कह देते हैं, लूनार सरफेस से मटेरियल लेकर आएंगे और उस मटेरियल की सैंपलिंग होगी यहां पर अर्थ के सरफेस के ऊपर। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया के कितने मिशन जा चुके हैं, तो चंद्रयान फर्स्ट गया था 2008 में, चंद्रयान 2 गया था 2019 में, चंद्रयान 3 गया था अभी रिसेंटली 2023 के अंदर। किस दिन लॉन्च हुआ था वो, 23 ऑफ द अगस्त। और 23 ऑफ अगस्त को हमने क्या नाम दिया था, तो इसको नाम दिया गया था नेशनल स्पेस डे के नाम से हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, ये भी कहा गया था। ठीक है, और जहां पर चंद्रयान 3 उतरा था वो जगह कौन सी थी, तो उसको नाम दे दिया शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम दे दिया, शिव शक्ति पॉइंट नाम दे दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। और जहां पर चंद्रयान 2 उतरा था उसको क्या नाम दिया गया था, तो उसको नाम दिया गया था कौन सा, तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 2 वाले को तिरंगा पॉइंट और चंद्रयान 3 वाले को शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। ये भी बातें थोड़ी बहुत ध्यान रखना। और जो हमारा नेक्स्ट कमिंग मिशन है वो कौन सा है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारा नेक्स्ट मिशन, मैं बता देता हूं, जापान के साथ है और वो 2026 में टेंटेटिव डेट के साथ हमारे सामने है। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताएं कि उस मिशन का नाम क्या है जो इंडिया और जापान करने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि